Hello, my dear students. How are you all? I hope that you are happy, healthy, and fantastic. You are welcome to Symbolic Education. Symbolic Education में आपका स्वागत है. Dear students, आज की इस क्लास में मैं आपके 10th क्लास के इंग्लिश के बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के चैप्टर नंबर 6 को स्टडी करने जा रहे हैं. उसकी हिंदी और उसके समरी को जानने जा रहे हैं कि जो ये चैप्टर है ये हमें क्या बताना चाहता है. आज का जो ये चैप्टर है काफ़ी स्पेशल है क्योंकि यह है वैज्ञानिक के बनने के विषय में. एक बात इसमें बताई गई है कि ये वैज्ञानिक बनने के पीछे क्या क्या कारण आपके सामने इसमें आ सकते हैं. तो आज के इस चैप्टर में हमारे पास एक रिचर्ड एब्राइड नाम का एक जो ये वैज्ञानिक है, वह वैज्ञानिक कैसे बना, उसका बचपन कैसा रहा और उसके वैज्ञानिक बनने में उसकी माँ का क्या योगदान रहा है, ये सारी बातें आज के इस चैप्टर में स्टडी करेंगे. तो हमेशा की तरह मैं आपसे ये उम्मीद करूँगा कि आप इस चैप्टर को भी बड़े ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और इसकी हिंदी को जानने की कोशिश करेंगे. और साथ साथ अगर आप इसको बड़े ध्यान से सुनते हैं, समझते हैं, जिससे कि आप अपने इंग्लिश को भी इम्प्रूव कर सकते हैं. ओके, तो शुरू करते हैं. लेते हैं जो ये बॉक्स आपके सामने दिया हुआ है, इस बॉक्स में कुछ हिंट दिए जाते हैं जिससे कि आप इसमें अनुमान लगा सकते हैं इस चैप्टर के बारे में आपके सामने क्या क्या हिंट्स दिए गए हैं. तो आइए देखते हैं इसके अंदर क्या लिखा हुआ है. तो इस चैप्टर में जो हमारे मुख्य पात्र है वह रिचर्ड एब्राइड यानी कि इसी वैज्ञानिक के बारे में ये पूरा चैप्टर लिखा गया है. तो आगे इसमें लिखा है कि इट वॉज हिज फैसिनेशन फॉर बटरफ्लाइज दैट ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिम, यानी कि वे साइंस के दुनिया में आगे बढ़े, इसी के लिए उनका जो आकर्षण था वो तितलियों के प्रति था. यानी कि हम दूसरी भाषा में यह भी कह सकते हैं कि अगर वो वैज्ञानिक बने हैं तो तितलियों की वजह से बने हैं. तितलियों के प्रति जो उनका आकर्षण था, उनके बारे में रिसर्च करते करते वो एक दिन वैज्ञानिक बन गए. तो आइए जो ये मज़ेदार स्टोरी है इसके बारे में हम पढ़ते हैं और शुरू करते हैं इस चैप्टर को. तो इस चैप्टर की शुरुआत में आपके सामने दो क्वेश्चन पूछे गए हैं जिसमें कि आपके सामने कॉलम में रीड एंड फाइंड आउट यानी कि पढ़े और पता लगाइए. तो इसमें जो पहला क्वेश्चन हुआ सब पूछा गया कि हाउ डिड अ बुक बिकम अ टर्निंग पॉइंट इन रिचर्ड एब्राइड्स लाइफ, यानी कि रिचर्ड एब्राइड्स की लाइफ में एक किताब कैसे एक टर्निंग पॉइंट बन गई थी, यानी कि कैसे उसकी दुनिया यानी कि उसका जीवन बदलने वाला एक मुख्य कारण बन गई थी. यहाँ पर जो टर्निंग पॉइंट जो वर्ड है ये एक ऐसा अहम एक ऐसी घटना होती है जिससे कि पूरा आपका जीवन बदल जाता है. तो ऐसी घटना को हम बोलते हैं टर्निंग पॉइंट. और जो इसमें दूसरा क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा गया कि हाउ डिड हिज मदर हेल्प हिम, और इस कार्य में उसकी मदर ने उसकी कैसे सहायता की. तो ये सारी बातों को जानने के लिए हम इस चैप्टर की अब शुरुआत करते हैं और ये देखेंगे कि इसमें सारी घटनाएं कैसे कैसे घटती है. आपको एक एक सेंटेंस को बड़े ध्यान से सुनना है जिससे कि आप इसको समझ सकें और अपने इंग्लिश को भी इम्प्रूव कर सकें. ओके, क्योंकि ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो इस चैप्टर की शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है कि द एज ऑफ 22 यानी कि 22 साल की उम्र में फॉर्मर स्काउट ऑफ द ईयर यानी कि पूर्व स्काउट ऑफ द ईयर एक्साइटेड, जिन्होंने एक्साइटेड कर दिया यानी कि उत्तेजित कर दिया, यानी कि कुछ नया जानने के लिए उत्साहित कर दिया था. द साइंटिफिक वर्ल्ड यानी कि वैज्ञानिक दुनिया को विद ए न्यू थ्योरी ऑन हाउ सेल वर्क, यानी कि जो कोशिकाएं कैसे काम करती है इसके बारे में उन्होंने एक थ्योरी लिखी थी जिसने सभी साइंटिफिक वर्ल्ड को एक्साइटेड कर दिया, यानी कि वो उसके बारे में जानने में उत्साहित हो गए. आगे इसमें लिखा है कि रिचर्ड एच एब्राइड एंड हिज कॉलेज रूममेट, यानी कि जो ये हमारे जो ये मुख्य पात्र है रिचर्ड एच एब्राइड और जो उसके कॉलेज क्लासमेट है, कॉलेज रूममेट है, यानी कि जहाँ पर ये दोनों साथ साथ पढ़ते थे, एक्सप्लेन द थ्योरी इन एन आर्टिकल, यानी कि उन्होंने इसी थ्योरी का जो जिक्र है वो अपने एक आर्टिकल में किया है इन द प्रोसीडिंग ऑफ द नेशनल एकेडमिक ऑफ साइंस, यानी कि वहाँ पर जो नेशनल एकेडमिक ऑफ साइंस है उनकी एक प्रोसीडिंग में इन दोनों ने इस थ्योरी का एक जिक्र किया है. इसमें लिखा है कि इट वाज द फर्स्ट टाइम, और ये पहली बार ऐसा हुआ कि दिस इम्पोर्टेंट साइंटिफिक जर्नल यानी कि जो ये बहुत ही महत्वपूर्ण वैज्ञानिक जो पत्रिका है हैड एवर कभी ऐसा किया था, क्या किया था, पब्लिश्ड, यानी कि कभी कोई ऐसी खास चीज़ उन्होंने प्रकाशित की थी. द वर्क ऑफ कॉलेज स्टूडेंट, किसी कॉलेज के स्टूडेंट का कोई कार्य है, वो कुछ इस तरीके से होगा जैसे कि इन स्पोर्ट्स, खेल में, दैट वुड बी लाइक मेकिंग द बिग लीग, कि जैसे कि खेल में बहुत बड़ी लीग बनाने के समान होगा, यानी कि बहुत बड़ा एक शौर्य भरा हुआ कार्य करने के समान होगा. एट द एज ऑफ 15, सिर्फ 15 साल की उम्र में, एंड हिटिंग अ होम रन योर फर्स्ट टाइम एट बैट, यानी कि जब आप पहली बार अपने बैट से अपने क्षेत्र के लिए बहुत बड़े रन बना करके एक बहुत बड़ी लीग तैयार कर देते हैं. ठीक उसी तरीके से जो मैगजीन है जिसने ये चीज़ें अपने लेख में छापी थी बिल्कुल उसी तरीके से फीलिंग दे रही थी.
फॉर रिचर्ड ए ब्रायड के लिए इट वॉज द फर्स्ट टाइम, पहली बार ऐसा हुआ, इन ए लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ अचीवमेंट, यानी कि उनकी उपलब्धियों की एक लंबी श्रेणी को देखते हुए ये पहली बार ऐसा हुआ इन साइंस में यानी कि विज्ञान में, एंड अदर फील्ड, यानी कि रिचर्ड ए ब्रायड ने जो अन्य उपलब्धियां हासिल की हुई थी पहले भी, उनमें ये ऐसा पहली बार हुआ। आगे इसमें लिखा है कि एंड इट ऑल स्टार्टेड विद बटरफ्लाइज, और ये सभी की जो शुरुआत थी वो तितलियों से हुई थी, यानी कि इन सब की शुरुआत तितलियों से हुई थी। आगे इसमें लिखा है कि एन ओनली चाइल्ड, एक इकलौता बच्चा, ए ब्राइड ग्रू अप, यानी कि जो ए ब्राइड है वो बढ़े हुए, नॉर्थ ऑफ रीडिंग, यानी कि रीडिंग के उत्तर में वो बढ़े हुए, यानी कि वहाँ पर उसकी परवरिश हुई, पेंसिल्वानिया यानी कि पेंसिल्वानिया में, पेंसिल्वानिया यानी कि पेंसिल्वानिया के जो उत्तर का जो रीडिंग एरिया था वहाँ पर वो बढ़े हुए, यानी कि वहाँ पर उनका पालन पोषण हुआ। आगे इसमें लिखा है कि देर वॉज नॉट मच, कि वहाँ पर कुछ ज़्यादा नहीं था, आई कुड डू देयर, जो कि मैं वहाँ पर कर सकता था, यानी कि मेरे करने के लिए वहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं था। ही सेड, वो बताते हैं, उन्होंने बताया, ही सेड, उन्होंने बताया। आगे फिर वो कहते हैं कि आई सर्टेनली कुड नॉट प्ले फुटबॉल और बेसबॉल, मैं निश्चित तौर पर फुटबॉल या फिर बेसबॉल भी नहीं खेल सकता था विद ए टीम ऑफ वन, किसी एक खिलाड़ी की टीम के साथ में मैं वहाँ पर फुटबॉल या फिर बेसबॉल नहीं खेल सकता था। आगे फिर वो कहते हैं कि बट देयर वॉज वन थिंग, लेकिन वहाँ पर एक खास बात यह थी कि आई कुड डू, कि वहाँ पर जो कि मैं कर सकता था, जो कि एक खास बात थी, कलेक्ट थिंग्स, कि मैं चीज़ों को इकट्ठा कर सकता था। आगे इसमें लिखा है कि सो ही डिड, इसलिए उन्होंने चीज़ों को इकट्ठा किया, एंड डिड ही एवर, जो कि वो हमेशा करते थे। बिगनिंग इन द किंडरगार्टन, यानी कि जिसकी शुरुआत उसके किंडरगार्टन से, यानी कि जब उसकी पढ़ाई की शुरुआत हुई वहाँ से उन्होंने चीज़ों को इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया। आगे इसमें लिखा है कि ए ब्राइड कलेक्टेड बटरफ्लाइज, यानी कि ए ब्राइड ने बटरफ्लाइज को इकट्ठा किया विद द सेम डिटर्मिनेशन एंड हैज़ द मार्क्ड ऑल हिज एक्टिविटीज़, यानी कि सेम निश्चय के साथ में, दैट हैज़ मार्क्ड, जो कि उन्होंने एक मार्क तैयार किया, यानी कि एक छाप छोड़ी, ऑल हिज एक्टिविटीज़, उनकी सारी की सारी प्रक्रियाओं में उन्होंने जो कार्य उन्होंने किया था कि बटरफ्लाई को उन्होंने इकट्ठे किया था, जिसने उनके सभी एक्टिविटीज़ में एक छाप छोड़ी। दैट हैज़ मार्क्ड, यहाँ पर दैट हैज़ मार्क्ड का मतलब होता है जिसने छाप छोड़ी, यानी कि जिसने एक बहुत आगे जा कर के बहुत बड़ा कार्य किया। ऑल हिज एक्टिविटीज़, यानी कि जो कि उनकी सारी की सारी एक्टिविटीज़ थी उसमें। आगे इसमें लिखा है कि ही ऑल्सो कलेक्टेड रॉक्स, फॉसिल्स एंड कॉइन्स, और साथ साथ उन्होंने पत्थरों को इकट्ठा करना शुरू किया, फॉसिल जीवाश्म को इकट्ठा करना शुरू किया, और कुछ सिक्कों को भी उन्होंने इकट्ठा करना शुरू किया। इसमें लिखा है कि ही बिकेम एन ईगर एस्ट्रोनॉमर टू, और वे बहुत सी उत्साहित एस्ट्रोनॉमर यानी कि खगोलविद भी बने। समटाइम्स, कभी कभी तो, स्टार गेजिंग ऑल द नाइट, यानी कि वो कभी कभी तो पूरी रात तारों को ही निहारते रहते थे। आगे इसमें लिखा है कि फ्रॉम द फर्स्ट, शुरुआत से ही हैड अ ड्राइविंग क्यूरियोसिटी, यानी कि उनके अंदर बहुत ही बड़ी जिज्ञासा रहती थी, अलॉन्ग विद अ ब्राइट माइंड, एक खुले और तेज मस्तिष्क के साथ, यानी कि वो हर चीज़ को जानने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। आगे इसमें लिखा है कि ही हैड ऑल्सो अ मदर हु एनकरेज्ड हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग, और उनकी जो मदर थी, यानी कि जो उनकी माँ थी, जो कि हमेशा उनको प्रोत्साहित करती थी, हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग, जो कि उनकी जो रुचि थी किसी भी चीज़ को सीखने में, वह उनको उत्साहित करती थी, यानी कि उनको इंकरेज करती थी। शी टुक हिम ऑन ट्रिप, वह उनको ट्रिप पर लेकर जाती थी, यानी कि वो उनको सैर सपाटे पर लेकर के जाती थी ताकि वो कुछ सीख सके। बाउट हिम टेलीस्कोप, उसके लिए वो टेलीस्कोप खरीद करके लाई, माइक्रोस्कोप भी खरीद करके लाई, एंड कैमराज, और उसके लिए कैमरा भी खरीद कर लेकर आई, एंड माउंटिंग मटेरियल, और उसी से जुड़े हुए जो माउंटिंग मटेरियल है, यानी कि जिससे कि उसकी जो रिसर्च है वो पूरी हो सके, जिससे कि उसका उसमें जो रुचि है वो आगे बढ़ सके, उसी से जुड़े हुए सारे जो माउंटिंग मटेरियल है उसको भी लेकर के आई। आगे इसमें लिखा है एंड द अदर इक्विपमेंट, और अन्य प्रकार के जो उपकरण हैं जो कि उसके लिए ज़रूरी थे, एंड हेल्प्ड हिम, और हमेशा उसकी सहायता की, इन मैनी अदर वेज, अन्य प्रकार से, यानी कि हर तरीके से उसकी हमेशा सहायता की, और उसके लिए जो भी ज़रूरी चीज़ें थी वो उसके लिए लेकर आती थी। आगे इसमें लिखा है कि आई वॉज हिज ओनली कंपेनियन, सिर्फ मैं ही उसके साथ ही रही, यानी कि मैं उसके साथ रहती थी।
अनटिल ही स्टार्टेड स्कूल, जब तक कि उसने स्कूल शुरुआत नहीं की थी, जब तक मैं उसके साथ रहती थी, मैं उसके साथ ही थी। हिज मदर सेड, उसकी मदर ने कहा। आफ्टर दैट, और उसके बाद, आई वुड ब्रिंग होम फ्रेंड्स फॉर हिम, और उसके बाद मैं घर पर उसके लिए कुछ मित्रों को भी लेकर के आती थी। बट लेकिन, एट नाइट, रात के समय, वी जस्ट डिड थिंग्स टुगेदर, लेकिन रात के समय हम दोनों को ही कार्य करना पड़ता था। रिची वॉज माई होल लाइफ, रिची यानी कि रिचर्ड ही उसकी पूरी दुनिया थी। आफ्टर हिज फादर डैड, उसके पिता की मृत्यु के बाद, जो रिचर्ड है जिसको वो प्यार से रिची कहती थी, रिची उसकी पूरी दुनिया थी उसके पिता की मृत्यु के बाद। व्हेन रिची वॉज इन थर्ड ग्रेड, की जब रिची थर्ड ग्रेड में था, यानी कि जो तीसरी क्लास में था, जब उसके पिता की मृत्यु हो गई, तो उसके बाद जो रिची है, रिची ही उसकी पूरी दुनिया रही। आगे इसमें लिखा है कि शी एंड हर सन, वह और उसका बेटा, स्पेंट ऑलमोस्ट एवरी इवनिंग एट द डाइनिंग रूम टेबल, यानी कि लगभग हर इवनिंग को वह और उसका बेटा साथ साथ खाना खाते थे डाइनिंग रूम में। आगे इसमें लिखा है कि इफ़ ही डिड नॉट हैव थिंग्स टू डू, कि अगर उसके पास कोई भी कार्य नहीं होता था करने के लिए, आई फाउंड वर्क फॉर हिम, तो मैं उसके लिए कार्य ढूंढ लेती थी। आगे इसमें लिखा है कि नॉट फिजिकली वर्क, चाहे वो फिजिकली वर्क ना हो, बट लर्निंग थिंग, साथ साथ लर्निंग थिंग भी, यानी कि जिस चीज़ से वो कुछ सीख सके। अगर उसके पास कुछ कार्य नहीं होता था करने के लिए, तो मैं उसके लिए कार्य ढूंढ लेती थी जिससे कि वो कुछ सीख सके। आगे इसमें लिखा है कि हीज मदर सेड, फिर आगे उसकी मदर ने बताया, ही लाइक्ड इट, कि उसको ये पसंद आता था। ही वॉन्टेड टू लर्न, और वे सीखना भी चाहता था, यानी कि उसको सीखने की भी इच्छा होती थी। आगे इसमें लिखा है कि एंड लर्न ही डिड, और उसने वाकई में चीज़ों को सीखा। ही अर्न टॉप ग्रेड इन स्कूल, कि वह स्कूल में टॉप लेकर के आया, यानी कि स्कूल में सबसे आगे वो सीख करके आगे बढ़ा, स्कूल में भी उसने अच्छा किया। आगे फिर वो कहती है कि ऑन एवरीडे थिंग्स, और रोज़मर्रा के कार्यों में, ही वॉज जस्ट लाइक एवरी अदर किड, वह अन्य बच्चों के जैसा ही था। हिज मदर सेड, उसकी मदर ने कहा। आगे इसमें लिखा है कि बाय द टाइम ही वॉज इन द सेकंड ग्रेड, और जिस समय वो दूसरी कक्षा में था, यानी कि सेकंड ग्रेड में था, उस समय तक तो एब्राइड हैड कलेक्टेड ऑल 25 स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाइज, कि उस समय तक तो एब्राइड ने दूसरी कक्षा के समय तक उसने पूरे 25 प्रकार की जो प्रजाति है बटरफ्लाइज की, यानी कि तितलियों की, वो इकट्ठी कर रखी थी। फाउंड अराउंड हिज होम टाउन, जो कि उसके होम टाउन में ही उसको मिल गई थी। आगे इसमें एक बॉक्स दिया गया है, सी फॉलोइंग बॉक्स। अब नीचे जो बॉक्स दिया गया है, ये इसके अंदर वे सभी जो वैरायटीज़ हैं इसके अंदर लिखी हुई हैं। स्पीसीज एंड सब स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाइज कलेक्टेड, यानी कि इसमें जो जाति और उप प्रजाति सारी प्रकार की जो बटरफ्लाइज हैं वो इकट्ठी की गई थी। इन 6 वीक्स इन रीडिंग, यानी कि रीडिंग का जो ये उत्तरी क्षेत्र है जहाँ पर वो रहते थे, पेंसिल्वेनिया, यानी कि पेंसिल्वेनिया में जो वो रहते थे, तो वहाँ पर जो ये तितलियाँ उसने इकट्ठी की थी, ये उसकी एक लिस्ट बनाई गई आपके सामने, आप इसको पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं इसमें आगे क्या हुआ। आगे इसमें लिखा है कि दैट प्रोबेबली वुड हैव बीन द एंड, कि शायद वह अंत हो जाता, यानी कि उसकी समाप्ति हो जाती। किस चीज़ की समाप्ति हो जाती? ऑफ माई बटरफ्लाई कलेक्टिंग, यानी कि जो मैं तितलियों को इकट्ठा कर रहा था, उस इकट्ठा करने का जो कार्य था उसकी समाप्ति हो जाती। ही सेड, उसने बताया, बट, लेकिन, देन माई मदर गोट मी अ चिल्ड्रंस बुक, लेकिन उस समय मेरी मदर ने मुझे एक बच्चों की बुक ला करके दी, कोल्ड, जो कि कहलाती थी, यानी कि जिसमें बुक का जो नाम था वह था द ट्रेवल ऑफ मोनार्क 10, यानी कि जिसका नाम था द ट्रेवल ऑफ मोनार्क 10। दैट बुक, वह बुक, विच टोल्ड हाउ मोनार्क बटरफ्लाइज माइग्रेट टू सेंट्रल अमेरिका, जिसके अंदर उस बुक ने बताया कि किस तरह से जो मोनार्क बटरफ्लाई, यानी कि एक प्रकार के बटरफ्लाइज होते हैं जिसको हम बोलते हैं मोनार्क, यानी कि जो एक तितलियों की एक रानी जो तितलियां होती हैं, उस प्रकार की जो तितलियों को बोलते हैं मोनार्क बटरफ्लाइज। उस बुक में लिखा हुआ है कि हाउ मोनार्क बटरफ्लाइज माइग्रेट टू सेंट्रल अमेरिका, कि किस प्रकार से मोनार्क बटरफ्लाई सेंट्रल अमेरिका में आ जाती हैं। ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू द ईगर यंग कलेक्टर, और जो हमारे जो युवा हैं जो कि तितलियों का संग्रह करते थे, उसके लिए उस बुक ने, उस किताब ने पूरा विज्ञान का एक पूरा दुनिया का दरवाज़ा खोल दिया, यानी कि उसके बाद तो उसके सामने साइंस का एक पूरा विश्व था। आगे इसमें लिखा है
एट द एंड ऑफ द बुक, और उस बुक के अंत में रीडर्स वर इन्वाइटेड टू हेल्प स्टडी बटरफ्लाइज, कि वहाँ पर एक इनविटेशन था जिससे कि वह जो तितलियों की स्टडी में हेल्प मांगा करते थे। उस बुक के अंत में ऐसा लिखा था। रीडर्स वर इन्वाइटेड, कि पढ़ने वालों को यानी कि पाठकों को आमंत्रित किया गया था, टू हेल्प स्टडी बटरफ्लाई, यानी कि बटरफ्लाई में और भी जो स्टडी आगे की जा सकती है उसमें हेल्प करने के लिए। माइग्रेशन, कि जो उनका माइग्रेशन यानी कि जो वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती हैं तितलियाँ, उसकी स्टडी में सहायता के लिए उनको आमंत्रित किया गया था। आगे इसमें लिखा है